तो आज हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते रिवीजन। लाइए पूछिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहे कौन सा बताना है। दूसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम को लिखा जा सके। तो हमको वो रूप ज्ञात करना है जहाँ पर प्रत्येक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। तो वो रूप क्या है बेटा? तो वह रूप है बेटा, क्या है? 2m। अब कोई हमसे पूछे कैसे है वो 2m सॉरी, तो हम कहें अब 2m में जितनी भी सम संख्याएं हैं सब सम्मिलित हो जाएंगी। कहें कैसे? देखिए आप m को कोई होल नंबर वैल्यू दीजिए, जैसे m को मान लेते हैं आपने 0 वैल्यू दिया, क्या दिया? तो 2m समझिएगा, 2m किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 इंटू 0 में। तो ये आ गया आपका 0, क्या आ गया? फिर 2m, इस बार आप m को 1 वैल्यू दीजिए, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर आप m की वैल्यू को चेंज करते जाइए, 2 इंटू 2 दे दीजिए, तो देखिए 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरा सम संख्या मिलती चली जाएगी। ऐसी कोई सम संख्या जो नहीं मिल पाएगी? सब मिल जाएगी ना। आप अनंत तक सोचिए, अनंत तक मिल जाएगी। तो वो रूप क्या है? 2m। वो रूप क्या है? 2m। कोई दिक्कत? अब कौन सा पूछो। टिक लगाई हो क्या? वेरी गुड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए, धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार अस्तित्व में है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखो दिया है। ये बालाजी का कौन सा क्वेश्चन है? ये बालाजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और एक्सरसाइज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 1.1। एक्सरसाइज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 1.1, जो कि रिवीजन ही है, सब क्वेश्चन कराए हैं हम। तो देखिए कह रहा है कि a व b यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a व b के लिए अद्वितीय रूप से q व r इस प्रकार अस्तित्व में है कि a इज इक्वल टू b। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो बेटा, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि r के बारे में आप क्या कह पाओगे, r के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हमको बताओ r के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये आपका क्या है? भाज्य, ये आपका भाजक, ये आपका भागफल और धन शेषफल। हमने बताया था शेषफल आने की क्या संभावना होती है? 0 से बड़ा या बराबर ना, लेकिन किससे छोटा होता है? भाजक से क्या होता है? तो यहाँ भाजक क्या है? b है। कौन बोल रहा है इतना तेज? हाँ कौन बोल रहा है? अरे बताओ, तुम बोल रहे हो। तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ये बहुत सही। इसका मतलब पढ़ती हो, हम डांट थोड़ी ना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने उस पर मेहनत की है। बोलिए, अच्छा लगता है जब कोई बच्चा बताता है, तो अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत यहाँ से की है और वो आप बताते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने ये बताया बड़ी मेहनत से, तो आपने उसे पढ़ा है तभी तो बता पा रहे हो, नहीं कैसे बताते, ठीक है। तो आर के बारे में हम यही कह सकते हैं कि आर यहाँ पे 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नेक्स्ट एक 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में टिक है? नहीं है ना, 10। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि 408 तथा 1032 का HCF, तो 408 यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिया है 408 तथा 1032 का
HCF 408 तथा 1032 का HCF क्या है, को HCF बरा का 408 तथा 1032 का HCF है 1032 M माइनस 408 गुणे 5। ये होगा बेटा, ये दिया है उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही बोल रहे हैं कि है इस रूप में प्रकट किया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 4008 और 1032 का HCF ये है बेटा, क्या है, ये है। तो हमसे कह रहे हैं अब m का मान बताओ। तो देखो बेटा, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये लिखना तो नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 408 तथा 1032 का हम HCF निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड प्रमेयिका और एल्गोरिथम ज़्यादा अलग नहीं है, बस उसी का यूज जब बार बार करते हैं तो एल्गोरिथम हो जाता है। एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम से चले बात तो क्या आ जाएगा भाई, भाग लगाना पड़ेगा। 408 और 1032 में 408 से भाग देना पड़ेगा, तो दें। तो 408 भाग से डिवाइड करेंगे हम 1032 को, कितनी बार जाएगा बेटा बताओ। चरतियाँ 12 हो जाएगा, वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2 बार जाएगा ना। 8 दूनी 16 और फिर 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। तो 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर क्या हासिल वसील लिया था, क्या नहीं लिया था ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब बताओ क्या ये HCF हो जाएगा इसका, ये नहीं ना। अगर शेषफल 0 हो जाता इस केस में भाजक आपका HCF हो जाता, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं हुआ है तो हम पुनः भाग लगाएंगे 216 से, किस में, 408 में। अब कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे 6 दूनी 12, 2 एक 2 1 3 और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो 216, तो अब ये आ जाएगा, इससे हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 होता है ना, सही है। अब देखो यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गए 1। क्या गड़बड़ है क्या कुछ? सर वो 8 में से आप 6 माइनस किए हैं ना। हाँ 8 में से 6 नहीं, अरे हाँ गड़बड़ हो गया, हासिल ज़बरदस्ती ले लिए, नहीं लेना था। चलो 8 में से 6 गए 2, आप सही है ना। और 10 में से 1 गए 9, और ये क्या 3 में से 192 और 216, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लो, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 48 हो जाएगा ना। देखो गिना दिखा देते हैं, तुम लोग का जब मुंह बन जाता है तो हमें लगता है कि तुम लोग नाराज वराज हो जाते हो हमसे। 2 दूनी 9 दूनी 18, 2 एक 2 1 3, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए 1 बार आ जाए, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 192। अब 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 11 में से 9 गए, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब 192 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 नहीं जाएगा, 8 बार शायद जाएगा। 24 अठे कितना होता है, 8 चौक 32, 8 दिन 16, 16 3 19, तो 192 आ जाएगा ना। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 192 आ जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अतः 408 और 1032 का जो HCF है ना बेटा, वो क्या है, 24 है। अब एक बात बताओ बेटा, ये इसका HCF 24 है, और ये हमको किताब में बताए हैं कि इसी का HCF ये भी है, तो दोनों सेम संख्याओं का HCF है ना, सेम। तो दोनों अगर सेम संख्या का या सेम नंबर का HCF है तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नानुसार एक 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 बराबर 24। कोई दिक्कत, क्यों बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों सेम नंबर्स के HCF हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे।
ठीक है। अब देखो 1032 यम, इसका गुणा कराओ, 5 40 और 5 20, ठीक है, बराबर 24। तो ये हो जाएगा 1032 यम, उधर जाएगा तो 24 प्लस 2040, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1032 यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 0 और ये 2064। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2064 बटे 1032। अच्छा ज़रा एक बात सुनो मेरी, 1032 दूना देखो क्या होता है, 1032 दूना, तो तुम देखोगे 2 दूनी 2 तिहाई फिर 0 फिर 2064 ही तो होता है, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। ठीक ठीक। इतना तेज आज सर दर्द कर रहा है, मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, लेकिन हम कहें चले, काम तो काम ही होता है। अब अनूप भैया आपके हमसे गुस्सा हो गए हैं, उनका फ़ोन ले लिए। अरे भैया अकेले में हमको सुनाते हैं। भैया अभी नहीं बोलेंगे, भैया अभी जब अकेले रहेंगे, भैया आप सही नहीं किए हैं आप भले बड़े भाई, लेकिन आप सही नहीं किए फ़ोन लेके, यहाँ कहेंगे चलो ठीक है। मेरे ख्याल से 11वां इसका हो जाना चाहिए आप लोगों से, जैसे m की वैल्यू बोला वैसे x की वैल्यू बोला है। बताएंगी, अगर आप बोलेंगी बताइए तो बिल्कुल बताऊंगा। क्यों सोनी, बोलो बेटा, नहीं बताना है ना, पक्का? हाँ, नाराज़ तो नहीं होगी ना हमसे? हाँ, नाराज़ मत होना। अभी तो कल भी टाइम है, हाँ कल भी पूछ लेना, 2 दिन रिवीजन करा देंगे हम। कल फ्राइडे है, परसों टेस्ट लेना है, आप हमको याद दिला दीजिएगा, पेपर बनाना है। छोड़ना वड़ना नहीं है, बच्चे हैं, शैतान होते जाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो। कहाँ सर? हो गया ये। हाँ सर। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैसे ये बोर्ड में नहीं आएगा। देखो उसी तरीके से है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ गया, ये वाला। हाँ अरे नहीं, क्वेश्चन का लेवल देख के लगता है ना कौन। आप बनाइए। नहीं हम नहीं बनाएंगे। अनु भैया बनाइए। आप बनाइए। चलो इधर देखो, हमसे क्या कह रहा है, यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए जो D इज इक्वल टू 56 प्लस 72 y को संतुष्ट करते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त x y अद्वितीय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 56 तथा 72 का HCF D है, ठीक है, तो x व y के वे मान ज्ञात कीजिए जो D इज इक्वल टू 56 x प्लस 72 y को संतुष्ट करते हों। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त x व y अद्वितीय नहीं है। मैं समझाऊँ अब? ठीक है, हमको बोला है कि 56 तथा 72 का HCF D है, तो दिया है 56 तथा 72 का HCF D है। क्या है? D है। अब इसका HCF D है और तथा D इज इक्वल टू क्या दिया है, तथा D इज इक्वल टू ये बोल रहे हैं 56x प्लस 72y, 56x प्लस। अब सुनो, हमको कह रहे हैं कि x और y को वो मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करे।
संतुष्ट करने का मतलब दायां पक्ष बराबर हो जाए बायां पक्ष के। अभी पूरे बहुपद में यही किए हो तुम लोग ना, संतुष्ट कर रहा है, मूल है कि नहीं है, तो इनडायरेक्टली इसका मूल ही ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो अगर इसका HCF D है तो एक काम करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी इसका HCF निकाल कर देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे तो 56 और 72 का HCF निकालेंगे तो बड़ा 72 है, तो 56 से भाग लगाएंगे किसमें, 72 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 बार, तो इतना आएगा 6, और यहाँ 6 में से 5 गए 1, तो ये कितना हो जाएगा 56, कितनी बार जाएगा, 16 32 16 43 16 चौको 64 ना, 16 32 16 तिहाई 48, तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 8, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो अब बताओ, चूँकि 56 तथा और 72 का HCF D है, HCF D है, इसलिए D बराबर, भाई 56 और 72 का HCF D है, स्मॉल d वो बोले हैं क्वेश्चन में, और जो हमने निकाला वो 8 भी आ गया उसी का HCF, तो दोनों सेम संख्या का HCF है तो आपस में बराबर तो होगा ही, तो D बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया ये काम, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आओ अपने इक्वेशन पर आते हैं। हमारा इक्वेशन कह रहा है कि D बराबर 56x प्लस 72y, और D की हमने वैल्यू क्या निकाली है, हमने D की वैल्यू निकाली है 8, तो 8 इज इक्वल टू हम रख देते हैं 56x प्लस 72y। ठीक है, अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है जो इसको संतुष्ट करे। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी बताओ, तो अब हम लोग x बराबर 4 तथा y बराबर -3 रखने पर, अब ये कैसे आ गया, आपको कैसे पता, ये सवाल होना चाहिए ना। हाँ, मान लो आंसर ही देख के बोल दिए हो तो देखो बेटा होता क्या है ना, ये एक दो चर में रैखिक समीकरण है। अब जो आपका तीसरा चैप्टर शुरू होगा पूरा इसी पर आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो x अक्ष को ये 4 पर काटेगा और y अक्ष को ये -3 पर काटेगा, तो इससे हमसे ये पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू x बराबर 4 होगा और y बराबर -3 होगा, जो इसको संतुष्ट करेगा। रख कर भी चेक कर लेते हैं। तो ये कैसे आया इसको मैं डिटेल बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 3 पे, लेकिन अभी के लिए आप इसको रट लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए x बराबर 4 वैलिड है, y बराबर -3 वैलिड है, और कहीं अगर डिजिट बदल दिए तब उसके लिए मैं आपको मेथड बोला हूँ ना, बताऊंगा जब चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाऊंगा। आज ही बताता, लेकिन आज आप लोग रिवीजन करवा रहे हो, ठीक है, तो देख लो, तो अब और भी अच्छा समझ में आएगा, इसको वहाँ से रिलेट कर लेना। ठीक, चलो देखो रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे -3, तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, माइनस 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 8 ही आएगा, 8 ही आएगा ना। ठीक है, हो गया संतुष्ट। तो ऐसे कौन से x और y के मान है, x बराबर 4, y बराबर -3। इसके अलावा आप और कोई वैल्यू रख लीजिए, कभी संतुष्ट ही नहीं करेगा। अब हमको कैसे पता, ये जब हम लोग ग्राफ में कूदेंगे तब वहाँ सीख लेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना आसान करिए, इसको रट लीजिए बस। कभी भी दो चर में रैखिक समीकरण में अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो आपको कम से कम, और प्रतिस्थापन विलोपन या वज्रगुणन विधि में अगर देखेंगे तो कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। सिंगल की अगर आप बात करेंगे, अगर सिर्फ इसके निकालने की,
तो इसके लिए और कोई मेथड नहीं, सिर्फ हम लोग ग्राफ मेथड ही यूज कर पाएंगे सिंगल के लिए। बाकी 2 का होता तो हम और मेथड है मेरे पास, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ठीक है, वो सब लगा देते। कपड़ा कहाँ है? अब सुनिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन। ये हो गया बेटा? ऐसा कुछ जो ना समझ में आ रहा हो? तुम लोग एक काम किया करो, थोड़ा सा मेहनत करो। हाई स्कूल वालों के पास अनसॉल्व होगा, एग्जाम तो वो लोग दे ही चुके हैं, अनसॉल्व ले लो। अब जैसे मैंने पहली यूनिट पढ़ाई संख्या पद्धति, अनसॉल्व में जितनी भी संख्या पद्धति क्वेश्चन उसको टिक करो। टिक करने के बाद उसको एक कॉपी में जहाँ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हुआ हो उसको 2-3 पेज छोड़कर बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संख्या पद्धति से 2-3 पेज छोड़कर उसमें लिख लो उधर। अब उसको भी लगाओ और उसके जो क्वेश्चन नहीं आते वो भी मुझसे पूछ लो, तो तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसका भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले तो कुछ नहीं है ना बेटा, टिक तो नहीं लगा है। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। ये बहुत लंबा जाएगा, इसको मैं पीछे बताया भी हूँ, इसको हम लोग एकदम लास्ट में करते हैं। ये वाला आज ही करेंगे बेटा। किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4 के रूप का होता है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 5q प्लस 4 के रूप का होता है। ठीक है, आप सुनो बेटा, सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 तथा 2 नहीं होगा बेटा इसमें, 5q प्लस 4 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, अब सुनो, हम जानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। वही धनात्मक पूर्णांक अगर हम बनाना चाहें तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का भी बना सकते हैं। वही धनात्मक पूर्णांक हम चाहें तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के रूप का भी बना सकते हैं। वही धनात्मक पूर्णांक हम चाहें तो 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4 के रूप का भी बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है इनमें से लें क्या, जबकि हमसे बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इनमें से कुछ लेना है और उसका वर्ग करना है, तब इनमें से ये सब चीज़ें आनी चाहिए ना। तो 2q लें कि 3q लें कि 4q लें कि 5q लें? देखो 5q लें, क्यों? सवाल होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि 2q का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा और 5q टाइप का वो कभी नहीं बन पाएगा। 3q का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा और 5q टाइप का वो कभी नहीं बन पाएगा। 4q का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और 5q टाइप का वो कभी नहीं बनेगा। लेकिन 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बनेगा और 25 में 5 कॉमन आराम से लिया जा सकता है। तो ये चीज़ तो हम पीछे सिद्ध कराए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 के रूप का होता है ना। तो यहाँ पर क्यों के हमको सिद्ध करना है, तो इसलिए हम इसको m के रूप का मान लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, ये तो जानते हो ना कैसे सिद्ध किया जाता है, वो r की वैल्यू चेंज होती है। हाँ, हमको उसमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ उसको लेते हुए, थोड़ी सी हेल्प लेते हुए उसका वर्ग करके देखना ये रूप आता है कि नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5m प्लस 1 5m प्लस 2 5m प्लस 3 और 5m प्लस 4 के रूप, 5m प्लस 5 भी हो जाएगा ना? नहीं, हमेशा भाजक से छोटा होता है, याद है? 5m प्लस 4
के रूप का होता है। अब सुनो, यहाँ माना a बराबर 5m, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्योंकि ये बोले हैं ना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये सारे धनात्मक पूर्णांक किस रूप के हो सकते हैं, तो अब इन्हीं का वर्ग करते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5 और 5 कॉमन ले लीजिए, 5m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q, जहाँ q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। देखो बन गया 5q टाइप का। अब सेकेंड वाले का करके देखते हैं। ठीक है, a बराबर 5m प्लस 1, अब दोनों पक्षों को वर्ग करो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट अगर तुम लोग समझो तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, a स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, और फिर होता है प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2, और फिर ये 5, 2 5 जा 10 इंटू 1 यानी 10 1 जा 10, तो 10 हो जाएगा कि नहीं, कि मैं अलग से डिटेल करूं, तो ये हो जाएगा 10m ना। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1, इन दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं लेकिन 1 में से नहीं ले सकते ना। तो अब हम लोग इसको करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, केवल 5, तो जब आप 5 कॉमन ले लोगे तो आप हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अच्छा, आप में से कोई पूछ ले हमसे m भी तो कॉमन है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको 5q टाइप का बनाना है ना, m नहीं लाना है ज़बरदस्ती, तो उतने को मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखो तो ये किस टाइप का बन जाएगा बेटा, अगर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 1, 5q प्लस, जहाँ q इज इक्वल टू, इतने को ही तो q माने हटाए हैं, 5m स्क्वायर प्लस 2m, 5m स्क्वायर प्लस 2m, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट वाला करते हैं, कौन सा, इसको, इसका वर्ग करते हैं। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बोलो ना। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m, 5m का क्या मतलब, अगर a स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग यानी 4 प्लस 2ab, ध्यान दो, दिमाग में सोचो जरा, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 10 का 2 में भी तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, b की जगह क्या है 2, 10 2 जा 20, क्या हो गया, तो 20m, क्या हो गया 20m प्लस 20m। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 4, अब इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना, उसमें से नहीं होगा ना, तो हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इतने को क्यों मान लो, तो ये हो गया किस रूप का, 5m प्लस 5q प्लस 4 के रूप का, जहाँ m इज इक्वल q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 4m। देखो ये इस रूप का भी तो बना सकते थे, या तो इस रूप का बने या इस रूप का बने या इस रूप का बने, बना। अभी और भी बचा है, कौन सा बचा है, 3 वाला बचा है और 4 वाला। अगर तुम लोग कहो कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं छोड़ दूँ इसको, कर लोगे, लोड ना लेना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, आ तो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, उसको करिएगा ज़रूर। कहाँ पे,
लास्ट में कौन सा? यहाँ पे 2 कहाँ लाना था? 2 तो है ही नहीं। कह रहा है इसका वर्ग करके हमको क्या बनाना है? 5 बनाना है, 5 + 1 बनाना है, 5 + 4 बनाना है। 2 नहीं बनाना है, 2 वाले को बनाना है, क्योंकि 2 वाला वर्ग होगा ही। अब आप लोगों का काम है कि इसका वर्ग करके इन तीनों में से कोई एक टाइप का बना दीजिए, फिर इसका वर्ग करके इन तीनों में से कोई एक टाइप का बना दीजिए। हो गया? हो जाए तो आगे चलो बेटा। क्या हुआ? पूछो पूछो, कोई दिक्कत है तो। हो गया? इधर वाला हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, 2019 में पूछा भी था बोर्ड में ये। तो दिखाना है कोई धनात्मक पूर्णांक बोला है कि सम पूर्णांक 2m के रूप का और विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो मानेंगे, माना a को b से b बराबर 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के टाइप का बनाना है। a को b = 2 से भाग देने पर, सर जी कौन सा नंबर है? ये है बेटा आपका 21 नंबर। भाग देने पर भागफल यम, क्यों नहीं यम, क्योंकि यम टाइप का बनाना है ना, यम तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? भाज्य = भाज्य, हिंदी मत लिखो, एक काम करो, भाज्य क्या है? भाज्य ए को भाग दे रहे हो ना, तो भाज्य क्या है? ए भाज्य = भाजक क्या है? बी, और बी बराबर क्या है? 2। भाज्य = भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है आपका? m, और धन शेषफल क्या है? r। अच्छा यहाँ बताओ, शेषफल आने की क्या प्रवृत्ति है? 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 2 से छोटा। तो r की क्या संभावनाएं हैं? तो r = हो जाएगा 0 और 1 की संभावना है इसके आने की। ठीक है, तो अब r = 0 रखने पर, तो जब r = 0 रखने पर तो a = हो जाएगा 2m + 0
तो a इज इक्वल टू 2m ना। अब r इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो जब ये 1 रखने पर हो जाएगा तो a इज इक्वल टू, इसी में r की जगह 1 रख दो, 2m प्लस 1 ना। अतः लास्ट में लिखोगे, अतः कोई भी समपूर्णांक 2m तथा विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। नहीं ना। आगे टिक लगाई हो। ये हो गया 1.2 का 6 नंबर। वन पॉइंट टू का 6 नंबर कह रहा है, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, q इज इक्वल टू a स्क्वायर b, तो p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है p इज इक्वल टू क्या है, ab स्क्वायर, और q इज इक्वल टू है आपका a स्क्वायर b। हमसे कह रहा है एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? P और Q का। एलसीएम के लिए क्या ट्रिक बताए थे कि सब में से सबसे बड़ी घात उतार लेते हैं, मिले चाहे। तो इसमें A की सबसे बड़ी घात क्या है? A स्क्वायर, दोनों में से। अब B की सबसे बड़ी घात क्या है? B स्क्वायर, तो इसका एलसीएम B स्क्वायर। एक और ट्रिक है, उससे भी निकल जाएगा कि पहले वाले में सब उतार लो, दूसरे वाले में वो उतारो जो पहले वाले में ना हो। तो एक ए था, एक ए नहीं था, तो एक ए हमने उतार लिया, एक बी था, एक बी हम उतार चुके, तब भी क्या आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तब भी आसान है ना। तो कोई 15 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2। सुनो, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने तथा और इतने से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 12 प्राप्त हो। निम्नतम संख्या बोला है, निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 12 से 28 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 8 व 12 प्राप्त हो। 8 और 12 है, तो यहाँ 28 और 32 है। 8 व 12 प्राप्त हो। समझो, हमसे बोला है वह निम्नतम संख्या के, निम्नतम मतलब क्या होता है? कम से कम, जिसे 28 और 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बनते हैं? 8 और 12। अब सुनो, लघुत्तम मतलब क्या होता है? कम से कम, समा मतलब समान, अपवर्त मतलब गुणज। अब सुनो, तो अगर हमको 28 और 32 का हम एलसीएम निकाल लें तो ये इसको पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, क्योंकि अपवर्त गुणज है तो उसको विभाजित करेगा ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 घटाकर और इसमें 12 घटाकर तब निकाल लेते हैं एलसीएम। तो वो
जो 8 घटाएंगे और 8 घटा के 20 मिलेगा और 12 घटा के कितना मिलेगा, अगर इसमें से 8 घटाए तो कितना मिलेगा। चलो तुम लोग को करते हुए समझाते हैं, ठीक है। 28 और 32 को विभाजित करने पर, ठीक है। सुनो, इस तरह के केस में सबसे पहले जो भी आपको शेषफल चाहिए उसको घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20। अब 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। 20 तब भी तो ही बचेगा ना। तो 20, अब देखो 20 और 20 का हम लोग एलसीएम क्या निकाल लें, एलसीएम। तो 20 और 20 का जब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों सेम ही संख्या है, तो वो 20 को तो विभाजित करेगा, लेकिन जब उसको विभाजित करने 28 लाएंगे और 32 लाएंगे ना उसको करने के लिए, तो 8 और 12 शेषफल बच जाएगा। लोगों को दिखाते हैं कैसे। 20 का एलसीएम लेने पर, 20 तथा 20 का एलसीएम लेने पर 20 ही आना है ना। 20, 20 नियम से चले कि डायरेक्ट कर दें, हाँ डायरेक्ट कर दें, नियम से चलिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 कर्नम 2 0, फिर 2 कर्नम 2 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर ये 5, फिर 5 1 और 1, तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। अब 20 को तो विभाजित करेगा 20 और 20 को, लेकिन जब इसको विभाजित करने जाओगे ना, देखो शेषफल बचेगा। दिखाएं कैसे, देखो 20 से विभाजित करो किसको, 28 को, तो 20 एकन्नम 20, तो शेषफल 8 आया ना। अब 32 को करो जरा, 20 एकन्नम शेषफल 12 आया। तो वह छोटी से छोटी संख्या या निम्नतम संख्या क्या है, 20 है, जो किसको 28 और 32 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 12 प्राप्त होगा। रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार छेद का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 और 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। चलो, वो क्या कर रहे हैं, पूरा परिमाप क्या कर रहे हैं, 360 किलोमीटर का। पूरा परिमाप कितने किलोमीटर का है, 360, वृत्ताकार परिमाप है 360। अब वो कह रहा है एक ठो जो है 48 दिन में पूरा चक्कर करता है, काटता है, और एक ठो जो है वो 60 दिन नहीं, सुनो, सॉरी, कह रहा है कि इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48 किलोमीटर चलता है, एक ठो एक दिन में 60 किलोमीटर चलता है, और एक ठो 72 किलोमीटर चलता है। तो हम क्या करें ना बेटा, हमको ये पता करना है कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हाँ HCF, सुनो क्यों HCF लेंगे। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, समान, और ये होगा भाजक। तो इसी 360 किलोमीटर को हमको बांटना है। अब सुनो, जब इस 360 किलोमीटर को बांटना है तो हम इन लोग को ये निकाल लेते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है, जिससे कॉमन का मतलब समझो कि एक दिन में तीनों मिला के कम से कम कितना किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर चलते हैं ये निकालने के लिए हमको इसको HCF लेना पड़ेगा। तो HCF निकालेंगे तो 48, 60 और 72 का HCF लेने पर तो इसका HCF लोगे तो HCF कैसे निकलेगा, 48 को से डिवाइड करो किसको, 60 को,
कितनी बार? एक बार। 48, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 5 में से 4 गए 1, तो अब इतना हो जाएगा 12 चौक 48 ना। ये हो गया 48 और 60 का HCF ना। अब तीसरे वाले का, अभी तीसरे वाले को भी साथ लेना है, तो अब 12 और 72 में लेंगे। तो अब 12 और 72 में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 और ये 72, 12 छंग 72, तो HCF कितना हो जाएगा? अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब टोटल कितने किलोमीटर है? मतलब कम से कम वो 12 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 किलोमीटर एक दिन में सब लोग चलते ही चलते हैं, कॉमन है। तो दोबारा कम मिलेंगे, तो 360 को हम लोग 12 से भाग दे दें, तो 360 डिवाइड कर दें 12 से, 24 बरती आई 36, तो वो 30 दिन बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, ये है बेटा आपका, ये है आपका 18 नंबर, प्रकार 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ाते? हो गया ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है यदि p व q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p और √q एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बात जानो, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, इस पे आप वर्गमूल चढ़ा दो, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब सुनो, कह रहे हैं सिद्ध अगर p और q अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, तो सिद्ध करना है हमको √p प्लस √q अपरिमेय संख्या। क्या है? संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा एक बात जानो कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर आप वर्गमूल ले लोगे तो वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखो, किसी भी चीज़ को सिद्ध करने का 2 तरीका होता है, एक सीधे सीधे, एक उल्टे उल्टे। उल्टा उल्टा क्या होता है कि अगर सही है तो हम उसको जबरन, गलत है उसको जबरन सही मान लेंगे और कहीं ना कहीं गलती हमको मिलेगी। तो चलो देखते हैं। तो ये भले अपरिमेय हमको पता है, क्योंकि अगर 2 अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय है, तो अगर उन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो भी अपरिमेय ही रहना चाहिए। लेकिन तो ये हमको सिद्ध करने को बोल रहे हैं कि सिद्ध करिए, तो सीधे सीधे तो दिख रहा है, लेकिन हम जो है कंट्राडिक्शन इसमें निकालेंगे कि इसमें गड़बड़ कहाँ मिलेगी हमको। तो हम लोग भले अपरिमेय है, हम इसको मान लेंगे यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना √p प्लस √q परिमेय संख्या। क्या है? अब अगर ये परिमेय संख्या है बेटा, तो एक बात होगी कि √p प्लस √q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ r/s। इसको हम r/s के रूप में लिख सकते हैं। p/q इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसी में दे दी हमको टर्म में प्रूफ करने के लिए। वेयर s डज नॉट इज इक्वल टू 0 तथा r और s जो है दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान एस स्क्वायर। या फार्मूला लगाओ, अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो अंडर रूट पी का स्क्वायर करोगे तो एक पी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। अगर समझदार हो तो ऐसे लिखते हैं ना, पी प्लस क्यू अंडर रूट पी एस। नहीं ऐसे मत करो, एक काम करो, इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का सा चेंज कर लेते हैं, इस क्यू को इधर बुला लें। जितने सरल तरीके से हमको विरोधाभास मिल जाए उतना बेहतर है, उसमें फिर से दिक्कत आ जाती है। अंडर रूट क्यू, अब दोनों पक्षों का वर्ग करो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वर्ग करेंगे तो ये p हो जाएगा और ये हो जाएगा r बाई एस माइनस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर ना। अब हो जाएगा p इज इक्वल टू r बाई एस ए स्क्वायर यानी r बाई एस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर यानी क्यू। अगर तुम लोग ना समझ पाओ तो फार्मूला बगल में दिखाऊं, हाँ तुम लोग इधर देख लो। अच्छा मैं इसको थोड़ा डिटेल ही कर देता हूँ। ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर, और माइनस नहीं प्लस होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आर बाई एस इंटू अंडर रूट क्यू ना। अब देखो p इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2r बाई एस अंडर रूट क्यू। यही है ना बेटा, उधर हो गया है। अब देखो इन दोनों को उधर बुला भेज दो, तो p माइनस आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2r बाई एस अंडर रूट क्यू। अब देखो p माइनस आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस क्यू, अब ये s यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2q माइनस 2r नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तिर्यक गुणा ये नीचे चला आएगा और ये समझ आए हो ना बराबर वाला, ठीक है। अब बराबर अंडर रूट क्यू। अब देखो ये आपका परमेय संख्या है, क्योंकि ये देखो सब r बाई एस के रूप में लिखा गया है और ये p भी जो है अंडर रूट के बाहर है तो ये भी परमेय होगा। लेकिन अंडर रूट क्यों क्या है आपका अपरमेय संख्या, क्योंकि ये अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है अपरमेय। तो ये आपका अपरमेय संख्या, ये आपका परमेय संख्या। क्या एक अपरमेय संख्या कभी भी आप परमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं ना। तो यहाँ इनको बताओ, चूँकि s बाई माइनस, या इसे लिख लो माइनस s बाई 2r और p माइनस आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस क्यू परमेय संख्या क्या है? परमेय है, तथा अंडर रूट क्यू अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। या कभी बराबर नहीं हो सकते, या कभी भी नहीं हो सकते।